नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी और हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कहानियां आपको सुनाने के क्रम में हिंदी क्लासिक्स में आज हम आपको सुना रहे हैं हिंदी की सबसे पहली कहानियों में शुमार उसने कहा था, जिसे लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। मैं हूं मंजीत ठाकुर। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बंबू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं और राह चलते कभी पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चींघ कर अपने को ही सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले आते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहरकर सब्र का समुद्र उमड़ाकर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, अरे ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाचा, कहते हुए सफेद फेंटों, खच्चरों और बत्तखों, गन्ने और खूमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब सुने बिना किसी को हटना पड़े। ये बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी बचनावली के नमूने हैं। ओ हट जा जीने जोगे, हट जा कर्मा वाली है, हट जा पुत्ता प्यारी है, बच जा लंबी वाली है। समष्टि में इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बंबू काट बालों के बीच में से होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वो अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और ये रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता ही नहीं था। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? मांझे में। यहां कहां रहती है? अतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के आया हूं, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुरमाई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहां, दूध वाले के यहां अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू? लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं जाकर घर पहुंचा। पार्ट 2। राम राम, ये भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। अब इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था? यहां दिन में 25 जलजले होते हैं।
जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चट्टाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह, और 3 दिन हैं, 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सहारा घास है, फल और दूध की बरसात कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को मारकर अकेला न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहरी पर मत्था टेकना नसीब न हो। बाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। ज्यों अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजार सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई के ज्यादातर मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी, सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूरज निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों जैसे सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी, चल सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दो। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लैला सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों को पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 धुआं जमीन यही मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहीं बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाले फरंगी मेम? चुप कर, यहां वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा नहीं पाया कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वो सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूं। रात भर तुम उसे अपने कंबल उड़ाते हो और खुद सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर खुद पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और खुद कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम न मादे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है। हम निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई किरत सिंह की गोदी में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम की पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे? ओ दिल्ली शहर ते पिशोर नू जांदिए, कर लेना लौंगा तू बहार मड़िए, ओ कर लेना ना देड़ा सौदा अड़िए। अब कौन जानता था कि दढ़िया वाले घर वाले सिख ऐसे लुच्चों वाला गीत गाएंगे, पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। दोपहर रात हो गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोध सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान को तोड़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह का रहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम?
अरे मेरे पास सिगड़ी है, मुझे पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी लगती है। अरे मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। अरे हाँ, याद आया, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुनबुन कर में भेज रही है मैं, गुरु उनका भला करें। और ये कहकर लहना सिंह अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? अरे और नहीं तो क्या झूठ। और यो कहकर नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और खुद खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आकर खड़ा हो गया। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। अरे कौन? लपटन साहब, हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 कुमाऊं है, जहां मोड़ है वहां पर 15 जवान खड़े कराया हूं। तुम यहां 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले जाकर उनसे मिलो। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहां रहेगा। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे इस पर बड़ी हुज्जत हुई, कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही जाने कहां उड़ गए थे और उनकी जगह कैदियों के कटे बाल कहां से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है, लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के हुए मजे यहां पे कहां। याद है पारसाल नकली लड़ाई में पीछे हम लोग और आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ, वहीं आप खोती पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ने के लिए रह गया था। बेशक बाजी कहीं का। सामने से वो नीलगाय निकली, ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब? शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना, आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वो विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तेरे होंगे। हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूं साहब, दिया सलाई लेकर आता हूं, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में वो किसी सोने वाले से टकराया। कौन? वजीर सिंह? हाँ, क्यों लेना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद कर लिए गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है। सोरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दी है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार हो रहा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहां खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़ गए, देर मत करना। हुक्म तो यह है कि यहीं। अबे ऐसी की तैसी हुक्म की मेरा हुक्म। जमादार लहना सिंह जो वक्त यहां पर इस वक्त सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूं।
पर यहां तो तुम सिर्फ 8 हो। अरे 8 नहीं यार, 8 लाख। एक एक ककालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों से घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर रखा और साहब आई मीन गॉड कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने 3 गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लौटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा टूटी तो लहना सिंह ने हंसकर कहा, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत सारी बातें सीखी। ये सीखा कि सिगरेट पीते हैं, ये सीखा कि जगाधरी के जिले में नील गाय होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, और ये भी सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर ये तो कहो कि ऐसी साफ उर्दू कहां से सीखा है? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या सीख गए हैं, गौ को नहीं मारते। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गोहत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो अब गांव में पैर रखा तो साहब की जेब से पिस्तौल चली और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन की 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ाए। बुधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक खड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहां थे 8। लहना सिंह तक तक कर मार कर रहा था। वो खड़ा था और बाकी लोग लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े ही मिनटों में वो और आगे बढ़ते कि अचानक आवाज आई, वाहे गुरु जी की फतह, वाहे गुरु जी का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजार सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई, वाह गुरु जी दी फतह, वाह गुरु जी दे खालसा, सत श्री अकाल पुरख, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लहना को एक दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ शही नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी
जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह ने सारा हाल सुनकर और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर के खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने वाली गाड़ियां चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांध कर एक गाड़ी में घायल लेटाए गए, दूसरे में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। वो गाड़ी में लिटाया गया। लहना को पीछे छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। ये देखकर लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न जाओ। और तुम मेरे लिए वहां पहुंच के गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं। वजीरा सिंह है तो मेरे पास। अच्छा, पर बोधा सिंह गाड़ी पर लेट गया। चलो आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वो मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए। लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना, उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। मैंने जो कहा वो लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना सिंह लेट गया। वजीरा, पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहां आया हुआ है। दही वाले के यहां, सब्जी वाले के यहां, हर कहीं उसे 8 वर्ष की एक लड़की मिल जाती है। जब वो पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वो भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हां कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह, पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा। न मालूम वो कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वो अपने घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते आना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। सूबेदार के यहां लहना सिंह पहुंचा और जब चलने लगे तब सूबेदार बेढ़े में से निकल कर आया। बोला, लहना, सूबेदार ने तुमको जानती हैं, बुलाती हैं, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदार ने मुझे जानती हैं? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा, असीस सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना? नहीं। तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा, पानी पिला दे, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है। मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूं, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की घंघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे बस 1 ही बरस हुआ। उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग। तुम्हारे याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था।
तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, ये मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूं। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह, पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर दे, अपने पट्ट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह। अभी आप सुन रहे थे किस्सा कहानी में हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक उसने कहा था, और ये आवाज थी मंजीत ठाकुर की।